खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:36 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज 22 जून सन 2024 है और उम्मीद है कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया होगा हर तरफ से, न सिर्फ टेलीविज़न चैनल पर जहां पर आप हमें देख रहे हैं, बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanewstv.com पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और जब आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, खबर पढ़ने को मिलेगी, छोटी छोटी खबरें आपको अपडेट होती पूरे दिन मिलेंगी और साथ साथ ये लाइव नशरियात भी होगी आपके साथ। न सिर्फ इतना होगा बल्कि आप वहाँ पर हमारे साथ राब्ता करेंगे और राब्ता करके आप हमें बताएंगे कि मौजूदा हालात के बीच कौन सी चीज़ ऐसी है जो छूट रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए है, किस पर तज्ज़िया और तबसरा होना चाहिए, ताकि आपका ये फीडबैक हमें मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को तरतीब देने में मदद देता है। और मुझे ये उम्मीद है कि जो प्यार, जो मोहब्बत आप हमारे साथ बांट रहे हैं, जो तनकीद आप हमारे प्रोग्रामों पर कर रहे हैं, वो लगातार आप जारी रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंतहाई अहम है। इसके बगैर हमारा आगे चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिलहाल प्रोग्राम का होगा तय फॉर्मेट। सबसे पहले हम हिस्ट्री की किताब को खंगालेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे पर जाएंगे और उसके बाद मौसम के मिजाज की गुफ्तगू होगी। आगे बढ़ेंगे तो आपको यात्रा के हवाले से गुफ्तगू बताएंगे। फिर रात देर के दो बड़ी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेवलपमेंट एक मुलाजमीन को लेकर है, क्या कुछ है वो, और फिर इम्तिहानात को लेकर भी डेवलपमेंट है। दोनों चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ग्राउंड ज़ीरो से और आपको पल पल का अपडेट करेंगे। फिलहाल इब्तिदाई तौर पर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और कौन से ऐसे वाक़ात हैं जिन्हें अभी तक आसिफ रशीद देख चुका है, पढ़ चुका है और आपके सामने रखने जा रहा है। सबसे पहले आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और आज के दिन के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। इससे पहले हम खबरों की तरफ जाएं, आपको बताएं कि माजी में कुछ अहम तरीन वाक़यात आज के दिन रोनमा हुए हैं और अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक क्या है वो ज़रा आपके सामने रखें। दिन आज का था, यानी जून की 22वीं तारीख 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को शिकस्त देकर अकबर को जानशीन बनाने का फैसला आज के दिन किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1906 में स्वीडन ने कौमी परचम आज के दिन अपनाया। साल 1941 था, दूसरे जंग अजीम का दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका के अंदर असर था, जब एडोल्फ हिटलर का उस वक्त के सोवियत रूस पर हमला किया गया जो बाद में USSR जाकर बना। 1944 में अमेरिका में आज के दिन रिटायर्ड फौजियों की मदद का कानून बनाया गया। मुख्तलिफ किस्म की इमदाद देने की अनाउंसमेंट्स इस कानून के जरिए आज अमेरिका के अंदर की गई। 1948 में बरतानिया के बादशाह ने हिंदुस्तानी बादशाह का खिताब तर्क कर दिया। फैसला ये हुआ कि आज के बाद जो इंडियन किंग का टैग लगता था वो हटा दिया जाएगा। 1948 में भारत की आज़ादी के एक साल बाद 1957 में उस वक्त के सोवियत रूस ने पहली बार R-12 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। साल 1973 दिन आज का, जब सुखोई लैब 2 के खलाबाज जमीन पर उतरे। इसके अलावा 1981 में ईरान के सदर बिन सूद को तख्त से आज के दिन हटाया गया। ये वो वक्त था जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन की भी एक लहर थी। इसके अलावा 2016 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खला में 20 सैयारे लॉन्च करके साल 2016 में तारीख रकम की और 8 साल आज इस अहम तरीन पेशरफ्त को हो गए हैं। तारीखी दिन भारत के लिए। 22 बरस कबल 2002 में शुमाल मगरबी ईरान के अंदर तबाहकुन जल्जला आया। 261 अफराद ने अपनी जान गंवाई, 14,000 से ज़्यादा लोग जख्मी इस जल्जले में हुए। 1939 में दिन आज का, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील देने का फैसला किया। 1939 जब दुनिया दूसरी जंग अजीम में फंसी हुई थी, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को तर्क किया। और 1932 में आज का दिन था जब हिंदी सिनेमा के विलेन अमरीश पुरी की पैदाइश हुई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, साल 2005 में चल बसे। 1932 में आज के दिन उनकी पैदाइश हुई और बेशतर फिल्मों में विलेन का रोल या इस कैरेक्टर में आपको नजर आएंगे। तो ये वो बातें थी या वो अहम तरीन वाक़यात थे, आप कह सकते हैं कि आज के दिन के हवाले से
जब आगाज़ हम आज के दिन के साथ करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ द डे में इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं तो कुछ अहम तरीन वाक़यात जो हिस्ट्री ऑफ द डे में टॉप ऑफ द लिस्ट हम रखते हैं। कम टाइम होता है, ज़्यादा मालूमात हो, कोशिशें रहती है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर हम बात करें। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, सलामती से मुतल्लिक अहम तरीन इजलास कुछ हुए, कुछ होने बाकी हैं, प्लान्स बन रहे हैं। सबसे पहले मौसम का हाल अहवाल जानते हैं और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, दीगर राब्ता सड़कों पर या घर से बाहर आप सफ़र कर सकते हैं या नहीं, इस सारी सूरत हाल को ज़रा एक खबर के ज़रिए आपके सामने रखेंगे। शुरुआत में मौसम अपडेट। चलिए सबसे पहले मौसम अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और छुट्टी भी है बहुत सारे इदारों के अंदर, तो बहुत सारे लोग आगे पीछे जाना चाहते हैं। तो ज़रा सुन लीजिएगा, मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा सूबा कश्मीर के अंदर। और ख़बर ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि बारिशें नहीं हुई हैं, और जब रिकॉर्ड बारिशें नहीं हुई है तो बारिशों का फुकदान होने की जो इतलात और ख़बरें थी उसकी तस्दीक भी हुई है। और सूरत हाल यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेफिसिट ऑफ रेनफॉल हो गया है। माह जून के अंदर जो उम्मीद थी उससे कम बहुत बारिशें हुई हैं, और मरकज़ी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक सूबा कश्मीर के अंदर मतला बरालूद तो ज़रूर रहेगा, लेकिन अच्छा मौसम रहेगा। टेम्परेचर 30 के आसपास रहेगा। उसके मुकाबले में जब आप सूबा जम्मू की बात करेंगे तो आज हीट वेव की बात कही जा रही है, यानी आज से 3 दिन तक गर्म हवाएं चलेंगी जम्मू सूबे के अंदर, और इस तरीके से हीट वेव रहेगी। ये मरकज़ी महकमे मौसमियात की तरफ से साफ कर दिया गया है। सूबा कश्मीर के बालाई इलाकों के अंदर कल भी हमने देखा था कि हल्की बर्फबारी हुई थी, हल्की बारिशें हुई थी। वो सिलसिला आज कहीं फिर बालाई इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा, ताहम मैदानी इलाकों के अंदर मतला अबरालूद रहेगा। ज़िला कुपवारा, जब हम बारिशों की बात करते हैं तो सिर्फ ज़िला कुपवारा के अंदर नॉर्मल बारिशें रिकॉर्ड की गई है माह जून के अंदर, और जब अनंतनाग, बडगाम, बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर बारिशें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुई है, बहुत कम पड़ी हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ग्राउंड वाटर टेबल पर भी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा जब आप जम्मू, कठुआ, पुंछ, सांबा को देखेंगे, यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। गरम और तेज़ हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से बारिशें ना के बराबर हुई है। यहाँ पर भी पीने के पानी की किल्लत आने वाले दिनों में हो सकती है। अब सूरत हाल क्या कुछ है, जब हम दर्जे हरारत की ओर देखते हैं तो जम्मू के मुकाबले में कश्मीर का दर्जा हरारत मुतदिल है, बेहतर है, और यही वजह है कि तमाम रियासतों से जम्मू कश्मीर का रुख जो है वो यात्री कर रहे हैं, सयाह कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देर में बारिशें होती हैं, फिर धूप निकलती है, शाम होते होते ठंडी हवाएं चलती है, तेज़ हवाएं भी होती है। लेकिन सूबा जम्मू के अंदर सूरत हाल इसके बरक्स है, तेज़ धूप है। पंजाब, दिल्ली तक इसी तरीके का मौसम बना हुआ है, जिसकी वजह से मरकज़ी महकमे मौसमियात का मानना है कि 18 से 20 डिग्री रात का दर्जा हरारत जहाँ सूबा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड किया गया, वहीं पर जम्मू सूबे के अंदर यही दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री तक कई मकामात पर रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की आंख में चोली तो अलग से है जम्मू सूबे के अंदर कहानी। फिलहाल जो मरकज़ी महकमे मौसमियात का मानना है कि 24 से 28 तारीख तक कुछ मकामात पर बारिशें हो सकती हैं, ताहम सूबा जम्मू के अंदर इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है। यहाँ पर सूरज मेहरबान रहेगा, तेज़ गर्मी होगी, जिसकी वजह से शदीद गर्मी का एहसास आज सूबा जम्मू के तमाम अजला के अंदर देखने को मिल सकता है। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है, और दीगर मानदा कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की नकल अमल जारी है। ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक फिलहाल किसी भी शाहराह पर रेड सिग्नल नहीं है, तमाम शाहराहें ग्रीन बनी हुई है। जी आसिफ, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बारिशों का असर देखा जा रहा है, तो राब्ता सड़कें मुतासर होती हैं, जैसे राजदान टाप, पीर की गली, जोजिला के आसपास हल्की बर्फबारी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई है, तो वहाँ पर फिसलन की वजह से कुछ एक इलाकों में नुकसान ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए जब आप बाहर निकलें। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी मुसलसल जब आप उनके सोशल मीडिया पोस्ट या हैंडल्स पर जाएंगे तो वहाँ पर भी उनकी जानिब से अपडेट किया जा रहा है। ये तो मौसम के हवाले से बात थी, लेकिन मौसम साफ़ हो या साफ़ ना हो,
तो तब भी इंतजामिया की जानिब से कुछ कोशिशें जारी हैं और खबर आपको सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से बताएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा का आगाज 29 तारीख से होगा और यूनियन टेरिटरी के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। लेकिन आज की खबर इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रथम पूजा या जो सबसे पहली पूजा इस साल की यात्रा के आगाज में हुई है, जो आज सुबह 6:30 से 7:30 के दरमियान की गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस प्रथम पूजा में शिरकत की है। प्रथम पूजा जो आप ऑफिशियली कह सकते हैं कि यात्रा के आगाज से कुछ दिन पहले हर बार की जाती है और एक हफ्ता पहले ही जब तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई होती हैं तो उसी वक्त इंतजामिया की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम होता है। राजभवन श्रीनगर से पिछली बार भी लेफ्टिनेंट गवर्नर शरीक हुए थे जब AK मेहता चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे। आज अतुल कुमार जुल्लू जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उनके साथ हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर उस पवित्र गुफा की, उस मुकद्दस मकाम की जो समुद्री सतह से हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ा है और 29 जून से इसी मुकद्दस मकाम का रुख हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से लाखों अकीदतमंद करेंगे। लेकिन प्रथम पूजा का आगाज आज यानी 22 जून की सुबह हो गया है। 29 जून को सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा और इस ज़मन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल जहां पहली ही दे दी गई है, वहीं पर आज पहली पूजा राजभवन श्रीनगर के अंदर हुई है, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए से दर्शन भी किए और उस पूजा का हिस्सा भी बने जो वहां पर सबसे पहले आज की गई। और ये ताज़ा तस्वीर और पहली तस्वीर गुलिस्तान न्यूज़ पर आप अमरनाथ गुफा से देख रहे हैं और दूसरी तरफ से राजभवन के अंदर खुसूसी पूजा और खुसूसी दुआ या मजलिस का जो एहतमाम किया गया था उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रथम पूजा स्वीकार करें। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है कि इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर यात्रा के लिए? पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, BRO ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे थे राजभवन से, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मीडिया के साथ बात करते हुए ये बता रहे थे कि आज जो टाइम निकला था पूजा का उसी सेट टाइम पर पहली पूजा हुई है जिसे प्रथम पूजा कहते हैं। और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि 29 जून से बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क भर से श्रद्धालु जो है वो श्रीनगर का रुख करेंगे, बाबा बर्फानी का रुख करेंगे। और इस सिलसिले में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड सूबाई इंतजामिया ने कमर कस ली है। इंतजामिया जहां पहले कमर कस ली है, वहीं पर आम आवाम भी इसका हिस्सेदार है और हर साल की तरह इस बार भी आवाम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और यात्रियों का मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल करे। ये उम्मीद लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से की गई है। लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि चाहे बालतल का इलाका हो या पहलगाम का इलाका हो, थोड़े दिनों के अंदर अंदर कैंप्स
यानी वो चीज़ें जो सरकारी तौर पर अस्पताल कायम करने हैं, दीगर चीज़ें कायम करनी है, आर्जी चीज़ें कायम करनी है, वो लगना मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद फ़ौरन से बेशतर वहाँ पर लंगर्स लगेंगी और 29 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर अमरनाथ यात्रा का आगाज़ होगा। अब की बार अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन बुकिंग का सिलसिला भी है और बाज़ाब्ता तौर पर यह बुकिंग जो चलेगी, इसके साथ साथ एयर सर्विस यानी चॉपर के ज़रिए से भी बुकिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये खबर थी जनाब अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अब बढ़ते हैं जी आगे। अमरनाथ यात्रा के बाद ज़रा बात एक और अहम करते हैं और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर इस वक्त गम है और ये गम और आंसू इसलिए है कि खाने काबा के कुंजी बरदार इस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि जो खाने काबा की चाबी थी वो जिस शख्स के पास थी उसने आज सुबह इंतकाल किया है। शेख सौलिया अल शाहिब जो चीफ की होल्डर काबा का था वो आज इंतकाल कर चुका है और इसका नमाज जनाजा भी आज फजर के बाद अदा किया गया है। तस्वीर आपके सामने और खाना काबा की जो चाबियां रखने का एक सिलसिला था, आप सब जानते हैं कि उसमें सबसे उम्र दराज शख्सियात में से एक शेख साले अल शैबा थे और अब तक खाना काबा की चाबी इनके पास थी। इनका इंतकाल हो गया है और मक्का में इनकी तदफीन भी हुई है। मौला सीमेंट्री या फिर जो कब्रिस्तान है मक्का मुकर्रमा में, अल मौला कब्रिस्तान, यहाँ पर तदफीन इनकी हो चुकी है और मस्जिद हराम के अंदर नमाज जनाजा की अदायगी हुई है। और शेख साले अल शैबा के बारे में ये भी बताया जाता है कि गुज़श्ता तकरीबन 69 वर्षों से 69 ईयर्स से खाना काबा की चाबी उनके पास थी। वो मुसलसल देखते थे और जितने भी ऑपरेशंस होते थे या जब गिलाफ काबा की तब्दीली होती थी, कई अहम शख्सियात के लिए जब खाना काबा को खोला भी जाता था तो तब सबसे अहम तरीन शख्सियात में से ये शख्सियत थी जो व्हील चेयर पर है, लेकिन आज इनका इंतकाल हो गया है, तदफीन हो चुकी है। और सऊदी अरब के अंदर इस सिलसिले में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक और जो सऊदी हुकाम की जानिब से ममलिकत ने फैसला लिया है कि 3 दिन सऊदी अरब के अंदर सोग मनाया जाएगा। सरकारी सतह पर यह ऐलान हुआ है और ये अनाउंसमेंट उस वक्त हुई है जब शेख साले अल शैबा की तदफीन अमल में लाई गई है। जी, बड़ी दिलचस्प बात है कि फतेह मक्का के बाद रहमतन लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया था कि अबी तलहा के पास चाबियां रहेंगी और इसी के ख़ानदान में क़यामत तक रहेंगी और यही सिलसिला चल रहा है। इनके बाद अब इनके बेटे के पास से चाबी रहेंगी और कंटिन्यूसली यही केयर टेकर के तौर पर वहाँ पर माने जाते हैं, कुंजी बरदार इन्हीं को माना जाता है और ये ऑफिशियल स्टेटस इनको रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया था इस ख़ानदान को और कंटिन्यूसली ये इन्हीं के पास रहा करेंगे। और फिलहाल 109 साला शेख सौलिया जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने उनके इंतकाल पर जहां इजहार ताज़ियत की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के भी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों ने शेख सौलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया है और खुसूसी दुआया मजलिसों का एहतमाम भी आज जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर किया जाएगा। शेख सौलिया भारत पाकिस्तान के दौरे पर कई बार आ चुके हैं, कई बड़े इज्तिमात में पाकिस्तान के अंदर उन्होंने शिरकत भी की है और सिर्फ चंद साल पहले उन्होंने वो मौज़ाती तौर पर कुछ बातें भी बताई थी जो दुनिया भर के अंदर बाद में वायरल भी हुई है। तो फिलहाल शेख सौलिया अल सबा जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है और ऑफिशियल जो उनका हैंडलर है उस पर यह साफ कर दिया गया है कि 3 दिन तक सरकारी तौर पर सोग भी रहेगा और ताज़ियती मजलिसों का एहतमाम भी पूरी दुनिया के साथ साथ सऊदी अरब में किया जाएगा। चलिए जनाब, ये तो थी बात शेख सौलिया की जिन्होंने आज सुबह इंतकाल किया है और बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी हुकूमत की तरफ से इस पर बात भी सामने रखी गई है। लेकिन ज़रा बात दिल्ली की करते हैं। आज सबकी नज़रें दिल्ली की अदालत पर मरकूज रहेंगी। मामला अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि मामला होगा रुकन पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर शेख रशीद का, क्योंकि इंटरीम बेल का मामला आज समाअत के लिए आ रहा है और इंटरीम बेल की दरख्वास्त जो इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर की गई थी उस पर आज बाद दोपहर हतमी फैसला आ सकता है। दिल्ली अदालत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद की इंटरीम बेल का फैसला आज बाद दोपहर आएगा और ये लगभग तय पाया गया है कि इंजीनियर रशीद को
कस्टोडियल बेल मिल सकती है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद एक दिन के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे का हल्फ दिलाया जाएगा। यानी लगभग तय है कि आज इंटरिम बेल उनकी हो जाएगी और उसके फौरन बाद वो जेल से बाहर भी आएंगे और जो सेट प्रोटोकॉल कर दिया गया है स्पीकर प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कि किस किस दिन हलफबर्दारी होगी, उसमें वो हलफ भी ले सकते हैं। एडिशनल सेशन जज चरणजीत सिंह की अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर आज इसकी समाअत होनी है और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने उस डेट का तयन किया है जिस डेट को जो इंजीनियर रशीद है वो हल्फ लेंगे। जज की मौसूफ जज की तरफ से गुज़श्ता दिनों जब ये मामला सामने आया था तो कहा गया था कि 24, 25 और 26 तारीख है नमरान पार्लियामेंट के लिए हलफ बर्दारी के, और हमारी इतलात के मुताबिक शायद 24 तारीख को इंजीनियर रशीद को इंटरीम जमानत दी जाएगी जब वो हलफ बर्दारी के लिए जा सकते हैं। इंटरीम बेल या कस्टडी पैरोल जो है वो दूसरा ऑल्टरनेटिव है। अब देखना होगा कि आज एडिशनल सेशन जज जब बैठेंगे तो वो इंटरीम बेल देंगे या कस्टडी पैरोल देंगे, उसके बाद वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जाकर हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा ले सकते हैं। याद रखिएगा कि इंजीनियर रशीद सन 2019 से मुसलसल जेल के अंदर है, क्योंकि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने उन्हें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने टेरर फंडिंग यानी जो इंतहा पसंदों के लिए पैसा पाकिस्तान की तरफ से लाया गया या पाकिस्तान ने हवाला चैनल से भेजा, उसमें इंजीनियर रशीद का भी एक कलीदी रोल है और यही वजह है कि 2019 से तिहाड़ जेल के अंदर वो कैद है। साबिक MLA और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर का नाम तब सामने आया जब इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी तब हुई जब कश्मीर के मारूफ बिजनेसमैन ज़हूर वटाली की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद मुसलसल उनसे तफ्तीश हुई और उसी तफ्तीश के दौरान इंजीनियर रशीद और उनके कुछ साथियों का नाम आया और फाइनली कई बार NIA दिल्ली के चक्कर लगाने के बाद उनकी ऑफिशियल गिरफ्तारी भी हुई है। अब जिस चार्जशीट के अंदर इंजीनियर रशीद का नाम है, उस चार्जशीट के अंदर अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं उनका नाम भी है। लश्कर तैयबा के बानी हाफिज मोहम्मद सईद का नाम है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ममनुआ तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह सईद सलाहुद्दीन का नाम भी इसमें लिस्ट है जो पाकिस्तान के अंदर है और कुछ और नाम भी इसके अंदर है। तो हम याद रखिएगा इंजीनियर रशीद सन 2019 से बंद है और मलिक मोहम्मद यासीन पर उम्र कैद की सज़ा ट्रायल कोर्ट ने सन 2022 में सुनाई थी। लेकिन आज दिल्ली की अदालत पर सबकी नज़र रहेगी कि क्या इंटरीम बेल मिलेगी या फिर कस्टडी पैरोल मिलेगा इंजीनियर रशीद के लिए। दोनों चीज़ें तय हैं, आज हतमी फैसला मुतवक्का है। पिछले फैसले में आपको याद होगा जब परसों समाअत हुई थी तो उस बार जो NIA है जिसके पास असल में केस है उससे जवाब तलब किया गया था। अब 23, 24, 25 या 26 के आसपास इन चार में से एक तारीख हो सकती है जब ये तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं 543 हल्फ लेंगे ओहदे और जिम्मेदारी का, तो उनमें इंजीनियर रशीद भी शामिल हैं और जो तारीख इनमें से होगी वो हुकूमती सतह पर फैसला होना। लेकिन NIA की तरफ से इनमें से एक डेट मेंशन करने के लिए कहा गया था कि कब उनको छोड़ा जा सकता है। जज की तरफ से सवाल पूछा गया था तो उसमें जो जवाब है वो आज मैटर करेगा कि क्या लिखा गया है, उस ताल्लुक से बात होती रहेगी। दिन में ज़रूर इस पर अपडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात बच्चों की करेंगे। आप सब जानते हैं कि नीट का इम्तिहान मुलतवी हो चुका है, बल्कि मनसूख करने का फैसला हुआ था। जून 18 को एक और नेट का एग्ज़ाम हुआ UGC नेट का, उसको भी मुलतवी बल्कि मनसूख कर दिया गया कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से और शफाफियत पर सवाल उठे थे। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA जिसको आप कहते हैं, उसने गुज़श्ता शाम एक और बड़ा फैसला लिया जिससे बहुत सारे तलबा जो तैयारियां कर रहे थे उनके लिए शदीद किस्म का झटका है। और ये शफाफियत का दम भरने वाली सबसे बड़ी एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट और नीट के बाद जो धांधलियों के इल्ज़ामात लगे थे, अब UGC नेट CSIR नेट इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया है। ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुकी है और जूनियर फेलोशिप प्रोग्रामों के उम्मीदवारों की अहलियत के लिए ये प्रोग्राम कराया जाता है, बल्कि ये इम्तिहान होता है। 25 जून को ये पेपर होना था, 27 जून को एक और पेपर होना था CSIR नेट का, लेकिन इसको नागुज़िर हालात और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मुलतवी करने का
फैसला किया गया है जो एनटीए की तरफ से ऑर्डर सामने आया, और इस ऑर्डर से ये भी पता चलता है कि उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.csimnet.nta.ac.in पर मुसलसल राब्ते में रहें। और मजीद ये कहा गया है कि किसी भी सवाल, वजाहत या जानकारी के लिए उम्मीदवार एनटीए हेल्पलाइन जो डेस्क है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, नंबर्स दिए गए हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 19 जून को मरकजी वजारत तालीम ने एक फैसला लिया जिसमें संगीन सवालात नीट इम्तिहान को लेकर उठे थे। 18 जून को यूजीसी नेट का इम्तिहान हुआ था और दोनों को एक साथ मुलतवी बल्कि मनसूख करने का फैसला हुआ था। तो उसके बाद विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा बड़ा इम्तिहान वक्त पर न कराने का फैसला लिया गया है। अब नई तारीखों का ऐलान जब होगा वो तो कंसर्न अथॉरिटीज ही तस्दीक करेंगे, मगर जो 24 तारीख को इम्तिहान होना था, जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम होता है, उसके लिए 2 इम्तिहान थे 25 और 27 तारीख को। जो उम्मीदवार तैयारियां कर रहे थे कि अगले एक हफ्ते के दौरान ये दोनों बड़े इम्तिहान होने हैं, इन दोनों पर जब सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2 इम्तिहानात को लेकर दरख्वास्तें दायर हुई, शफाफियत पर सवाल उठे, धांधलियों के इल्जामात लगे और मामला वजारत दाखिला ने सीबीआई के पास भेज दिया है जिसने इस केस में एफआईआर भी दर्ज कर दी है। तो इस दौरान देर शाम एक और हुक्मनामा जो आपकी स्क्रीन पर है जारी एनटीए की तरफ से किया जाता है, जिसमें 25 और 27 तारीख को नेट सीएसआईआर का एग्जाम नहीं होगा। नागुज़ेर और लॉजिस्टिक मसाइल के सबब यह फैसला लेना पड़ा जो इस ऑर्डर से समझ आता है और इसको फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। चलिए, वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। सलाम जी के जारी रहेगा। 9 बज चुके हैं और कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम के आखिर में आपकी कॉल्स ले सकें अगर तकनीकी खराबी यहां पर पेश नहीं आती है। दीगर कुछ खबरें भी है जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक और मुल्क के बाकी हिस्सों से भी कुछ डिटेल सामने रखनी है। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम सलाम जी के। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में ज़रा आप मुलाजमीन की भी बात करें। जहां पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हमने आपके सामने रखी कि इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने भी एक और कदम आगे बढ़ाया है और ये कदम मुलाजमीन भर्ती कानून के हवाले से है। भर्ती के कवानीन में तरमीम कर दी गई है, नई गाइडलाइंस को सामने रखा गया है रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर, और ये साफ कर दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्रिटिकल पोस्ट के लिए जारी किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर होगा। और साथ साथ जब नए रिक्रूटमेंट रूल्स की बात हो रही है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन कोटा के अंदर भी तवाजुन को बरकरार रखने की बात सामने रखी गई है। गेस्टेड कैडर जो है, यानी जो क्लास 1 पोस्ट हैं, वो किसी भी कीमत पर चोर दरवाजे से ना लगे, उसके लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की कंकरेंस को मैंडेटरी करार दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग, ARI एंड ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है जी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सरकारी इदारों के अंदर, और एम्फेसाइज किया गया कि फाइनलाइज किया जाए रिक्रूटमेंट रूल्स ताकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बार बार ना निकालने पड़े और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन में निकल सके। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मजीद तफसीलात क्या कुछ है, क्योंकि बड़ा फैसला मुलाजमीन को लेकर है। इमरान नाइकू हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुलाजमीन के लिए नई गाइडलाइंस हैं रिक्रूटमेंट रूल्स के लिए, क्या हम ये माने कि जो साबिका रूल्स थे उसमें कुछ तरमीम है और जो नए सिरे से रूल्स फॉर्म किए गए हैं इसमें बड़ी शफाफियत है? क्या कुछ है मजीद डिटेल्स इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, पिछले कई रोज से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां तक भर्ती के अमल का ताल्लुक है, और इसी हवाले से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंस्पेक्शन और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, जिसे आमतौर पर हम ARI एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, ने सरकारी महकमों में भर्ती के अमल को बेहतर बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी की है। और गाइडलाइंस में भर्ती के रिक्रूटमेंट रूल्स को हतमी शक्ल देने और क्रिटिकल सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। क्योंकि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट JNK के बिजनेस रूल्स के तहत काम करता है
और तमाम सरकारी महकमों में रिक्रूटमेंट रूल्स को हतमी शक्ल देने की इसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी है और यही डिपार्टमेंट जो है जिम्मेदारी रखता है। ARI एंड ट्रेनिंग की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद कुछ डिपार्टमेंट भर्ती के कवानीन जिसे हम रिक्रूटमेंट रूल्स कहते हैं को अपडेट या तश्कील देने के लिए जरूरी वक्त की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। यानी कि कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स है या तो उन्होंने उन्हें अपडेट नहीं किया है या उन्होंने उसे वक्त की पाबंदी नहीं समझा है। तो पूरी भर्ती की जरूरियात को पूरा करने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स के साथ एक कंसल्टेशन के बाद महकमों को इजाजत दी कि वो उन अहम ओहदों के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करें जहां कोई बाकायदा भर्ती के कवानीन, रिक्रूटमेंट रूल्स मौजूद नहीं है या मौजूदा तरीका जिसे हम एग्जिस्टिंग मेथड नीड वर्जन के नाम से जानते हैं कि जरूर समझे। ये अबूरी इकदाम 6 माह के लिए मौसर है जिसके दौरान महकमे को बाज़ाब्ता भर्ती के कवानीन को हतमी शक्ल देना होगी। नए जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं इनके तहत अहम ओहदों को उन मंजूर शुदा पोजीशंस के तौर पर बयान किया गया है जिनके लिए भर्ती के कोई मौजूदा तरीका मौजूद नहीं है। ऐसी पोजीशन जो खाली हैं वो पोजीशन जो हुकूमती या सरकारी और अवामी खिदमत की फराहमी के लिए जरूरत है और मामूली तब्दीलियों की जरूरत वाले ओहदे जैसे सर्विस की मुद्दत या नाम की तब्दीली इस जुमरे में शामिल है। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस इशू की गई है ये जामिया रहनुमा उसूल जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में भर्ती को मुअस्सर, मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए तरतीब दिए गए हैं जो फौरी जरूरियात और तवील मुद्दती साख्ती बेहतरी दोनों को हल करते हैं। क्योंकि कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर किस तरीके की क्या हालात बने हैं। कहीं जो है चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो या बाकी दीगर डिपार्टमेंट्स हो, तो उस तनाजुर में भी। और दूसरा ये कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था, कई सारे डिपार्टमेंट्स उसको फॉलो अप नहीं कर रहे थे, तो उस तनाजुर में आज गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, एक कंप्रहेंसिव गाइडलाइंस इशू की गई है ताकि जो भी डिपार्टमेंट्स है वो इन्हें फॉलो अप करें और जो भर्ती का अमल है इसे शफाफियत ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है तरतीब दिया जाए। इमरान, एक चीज़ और भी बताइएगा, ये नए रूल्स हैं, अब जो नई भर्तियां होनी हैं, क्या नाफिजुल अमल या फिर इनको नाफिज करने का जो सिलसिला है वो नई भर्ती जैसे होंगी, नई पोस्ट जब रिक्रूट करने के हवाले से जब काम शुरू होगा तो उसी वक्त अमल में लाई जाएंगी या अभी इंतज़ार करना होगा, अभी मजीद कुछ इस पर काम करने की ज़रूरत है? फिलहाल जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया है जिसमें ये गाइडलाइंस इशू की गई है तो इन्हें फिलहाल विद इन 7 मंथ्स तक ये जो है फॉलो अप करने को कहा गया है। महकमों को उन ओहदों की अहमियत और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जरूरत को साबित करने के लिए तफसीली मुलाजमत की जिम्मेदारियां या क्वालिफिकेशन कैडर की जो ताकत है फराहम करनी होगी। इनको ये भी यकीनी बनाना होगा कि तजवीज़ करदा भर्ती के तरीके बराबर मौके को फराहमी कर दे और मजीद ये कि जो गाइडलाइंस के मुताबिक बराह रास्त भर्ती और तरक्की या प्रमोशन के दरमियान तनासुब को मुतवाज़न रखना चाहिए। मुलाजमत की नबियत, काबिलियत, तजुर्बा और तरक्की के जो इम्कानात हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए ड्राफ्ट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मौजूदा जरूरत के मुताबिक होना चाहिए और बाज़ाब्ता क़वानीन के कायम होने तक अबूरी इक़दाम के तौर पर काम करना चाहिए। महकमे को ये तस्दीक करनी होगी कि ये ओहदे दीगर इदारों में भर्ती के तरीकों से मुतसादिम नहीं है और मंजूर शुदा ओहदों की तादाद से तजावुज़ नहीं करते हैं। इनको बराह रास्त भर्ती के लिए कम से कम एक मतलूबा काबिलियत और तजुर्बे को वाज़ेह तौर पर बयान करना होगा और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि तरक्की के तरीका मौजूदा क़वानीन के मुताबिक हो। गैजेट कैडर ओहदों के लिए J&K पब्लिक सर्विस कमीशन से पेशगी मंजूरी लाजमी है। ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के जरिए जायजा लेने के बाद ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को महकमा कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर से भी मंजूरी लेनी होगी। महकमे को ये तस्दीक करनी होगी कि ये भर्ती के अमल से मुतालिक कोई कानूनी रुकावटें या ज़ेर इल्तवा अदालती मुकदमात नहीं है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी मुकम्मल तजावीज़ मौसूल होने के 1 माह के अंदर ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हतमी शक्ल देगी और वो भी जायजा लेगी। ये अहकाम 6 माह के लिए मुअस्सर होंगे जिसके दौरान महकमे को बाज़ाब्ता भर्ती के क़वानीन का जायजा लेने के लिए पेश करना होगा। मौजूदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6 माह बाद मुअस्सर होंगे जब तक इनकी तजदीद न की जाएगी या बाज़ाब्ता जो क़वानीन के जरिए तब्दील नहीं किए जाएंगे।
क्योंकि ये ओवरऑल जामे रहनुमाई उसूल जो हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के सरकारी महकमों में भर्ती को मौसर, मुनसिफाना और शफा बनाने के लिए तरतीब दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। इमरान नाइक को हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि ये नए गाइडलाइन जो हैं किस तरीके से होंगी रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर, और क्या कुछ नया किया गया है ARI ट्रेनिंग की तरफ से, और उम्मीद करें कि इससे शफाफियत जो है वो और ज़्यादा हो। फिर बहरहाल कुछ और चीज़ें आने वाले 2-3 दिनों में आपको दिखेंगी, जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होंगे वो भी हम एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। ज़रा बात एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आवाम की करते हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर तमाम रियासतों के कोने कोनों में, यानी तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक ख्वाब देखा गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि हर घर जल हो और वो साफ जल हो, यानी पीने का पानी हो, साफ हो, फिल्टर वाला हो, उससे कोई परेशानी ना हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो लेकिन हो। लेकिन आज के दिन में सन 2024 की जब हम बात करते हैं, आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सरकार ने कसीर रकम तो खर्च की, लेकिन अभी तक भी साफ पानी देने में नाकाम हो रहे हैं। कोई दूर दराज बालाई इलाके या गांव ऐसे नहीं है जहां पर सड़क का राब्ता नहीं है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं है, लेकिन न जाने क्यों हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इन इलाकों को बुनियादी सहूलियत से लैस नहीं किया जा रहा है। मामला ज़िला पुलवामा का है, जहां से इतलात ये है कि 3 गांव पुलवामा के ऐसे हैं जिन्हें बिना फिल्टर के पानी आज के दिन में भी दिया जा रहा है, और गाँव वालों का ये इल्ज़ाम है कि फिल्ट्रेशन प्लांट तो बनाया गया, लेकिन अब तक उस पर उस तरीके से मौसर अंदाज में काम नहीं किया गया ताकि हमें फ़ायदा मिलता, और ये फ़ायदा तब उन्हें मिलता जब यहाँ से उन्हें पानी मिलता। गाँव रख है, दरबाग है, जाहिद बाग है, इनका ये मानना है कि जो मकामी तौर पर इंतज़ामिया वहाँ पर है महकमे की, वो नॉन सीरियस है, वो संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से इन इलाकों के तकरीबन 500 घरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सन 2014 याद रखिएगा, साबिका रियासत में जब सैलाब आया था, कई हसास प्रोजेक्ट खराब हुए थे, उस दौरान यहाँ पर भी इस फिल्ट्रेशन प्लांट को नुकसान हुआ था। सन 2014 में इंतज़ामिया एक्टिवेट हुई, इसको रिपेयर किया, फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा से तैयार किया गया, और ओरिजिनल डैमेज जो था वो 2014 में हुआ था, उसको ठीक करने के बाद 15-16 तक ये तमाम मुकम्मल हुआ, लेकिन अब तक भी उस नए फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी बराह रास्त नहीं दिया जा रहा है, ये इल्ज़ाम है। अब इस इल्ज़ाम के बीच ज़मीनी सूरत हाल है क्या, अपने नुमाइंदे आदिल के पास हम सीधे चलेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बहुत शुक्रिया। 3 बड़े गांव रख, दरबाग और जाहिद बाग का इलाका, जहां की आवाम का ये मानना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट तो बना था, 2014 में सैलाब की वजह से नुकसान हुआ, इंतज़ामिया ने इस पर काम किया, ठीक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी रॉ वाटर मिल रहा है, जिसकी वजह से गोनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने बताया था यही पुलवामा था जहां पर यरकान की बीमारी फूट पड़ी थी, तब भी डॉक्टरों का मानना था कि पानी सही नहीं है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है। आज उन इलाकों की सिचुएशन तो थोड़ी बेहतर हुई क्योंकि इंतजामिया हरकत में आई। अब नई कहानी कि फिल्ट्रेशन प्लांट तो बना है लेकिन चालू नहीं है, क्या कुछ पूरी डिटेल आपके पास है, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल खबर हम आपको पहले बताएं, ये जो इलाका है ये पुलवामा का जाहिबाग, राख लेदर और दरबाग एरिया है, जो एक वसी एरिया माना जाता है पुलवामा के अंदर आबादी के हिसाब से। अगर इस फिल्ट्रेशन की बात करें तो साल 2012 में इसको यहाँ पे मुकम्मल किया गया था, तामीर किया गया था लोगों के लिए, लेकिन साल 2014 में जो तबाही सैलाब आया था, इसके बाद इसको काफी नुकसान पहुंचा था इस फिल्ट्रेशन प्लांट को, और फिर 10 साल लगे इसको रिपेयर करने में। यानी 10 साल जो कम वक्त नहीं है कहने के लिए, एक बड़ा अरसा है 10 साल, तो इसको 10 साल लगे की मरम्मत के लिए, इसको दोबारा से कामयाब बनाने के लिए। लेकिन लोग जो कहते हैं, जो मुकामी लोग हैं, उनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से अब रिपेयर होने के बावजूद भी इसको काम में नहीं लाया गया है, जिसके बाद जो मुकामी आबादी है उनको मजबूर किया जा रहा है कि जो आलूदा पानी है उसको इस्तेमाल करने में, जिसके बाद यहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीजेज है उसको यहाँ पे फैलने का खतरा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा जो पुलवामा के कुछ ऐसे इलाके थे जिनमें यरकान की बीमारी जो फैली थी आलूदा पानी की वजह से, तो उसी तरह की सिचुएशन आप जो जाहिर बाग है या लिदर है, इस तरह की सिचुएशन बनी है, क्योंकि आलूदा पानी पीने पे लोग जो है मजबूर हो रहे हैं।
वैसे अगर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें तो ऐसे भी कुछ चीजें हैं यानी जिनको जल जीवन मिशन के तहत लाया गया था। कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनकी मरम्मत की गई थी या जिनको नए से तामीर किया गया था, लेकिन ऐसी भी स्कीमें हैं जो किसी रकम खर्च करने के बाद भी अच्छा आदिल, ये बताइए ना, ये जो इलाके के लोगों का मानना कि जनाब हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ था, 2014 के सैलाब ने उसमें कुछ खराबी पैदा की, उसके बाद इंतजामिया ने इस पर रकम खर्च की, तैयार किया, तो उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया गया? वहां से पानी नहीं दिया जा रहा। उनका मानना कि जो मकामी नाला है वहां से टैप करके डायरेक्टली पानी छोड़ा जा रहा है। किस हद तक ये कहानी सही है, ये जो इल्जाम है किस हद तक सही है? बिल्कुल, अगर इस फिल्ट्रेशन के हवाले से बात करें तो जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे भी हमने आज सुबह ही या कल से उनके साथ हम राब्ते में थे, तो उनका ये कहना है कि साल 2014 में इसमें खराबी हुई थी सैलाब की वजह से, लेकिन पिछले साल इसको मरम्मत किया गया था, ठीक किया गया था, लेकिन ठीक करने के बावजूद भी इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। अगर बात करें तो किसी रकम खर्च करने के बाद भी इसको मुकम्मल किया गया था, मरम्मत की गई थी, लेकिन अब कुछ चंद मामूली जो फंड्स न होने की वजह से इसको अब फिर इल्तिवा में छोड़ा गया है, जिसमें मुकामी आबादी जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आदिल, सख्त गर्मी है, बागात के अंदर भी कामकाज होता है या फिर इस बाकी खेत खलियानों में भी और घर के अंदर भी ज़रूरियात हैं, कैसे फिर पानी पूरा किया जा रहा है? इन दिनों सोर्स क्या है जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम पीने के पानी के हवाले से बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है गर्मियों का सीजन चल रहा है, शदीद गर्मी चल रही है, लेकिन इस वक्त जो मुकामी आबादी है, एक मुकामी जो आबादी है वहाँ पे एक नाला गुजरता है जो जिसमें से डायरेक्टली को पानी दिया जाता है बिना फिल्ट्रेशन के, जो कंटेमिनेटेड है और जिसमें जो आलूदा है और जिसमें काफी बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक पर भी हुआ है। मुकामी आबादी जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आदिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेटेस्ट होप्स हो कि जो इंतज़ामिया है वो ज़रा देखें कि अगर सारा कुछ ठीक ठाक है तो इसको थ्रू करें, और मुझे उम्मीद है कि अरबाब इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं और स्पेशली जिनके ज़िम्मे ये पूरा काम है वो ज़रूर इसकी ओर तवज्जो देंगे और आवाम को थोड़ी सी राहत यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, और उसी से एक अच्छी गवर्नेंस की मिसाल भी पैदा होगी। फ़िलहाल जब बात अच्छाई की हो रही है, लोगों की हो रही है, तो इस बीच एक और वायरल वीडियो भी हमारे सामने है, और ये वायरल वीडियो एक छोटी बच्ची का है जिसने ब्रांड एम्बेसडर का काम किया है। जी हाँ, जिसने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती की वकालत इस तरीके से मासूमाना अल्फाज में की कि दुनिया भर के अंदर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है और दुनिया भर के लोग इस वीडियो पर अपनी बात सामने रख रहे हैं। बात चंद दिन पहले की है, इस कमसिन बच्ची ने जिसका ताल्लुक पंजाब से है ने सूबा कश्मीर का दौरा किया और झील डल के किनारे पर बैठकर पहले नज़ारा लिया, उसके बाद शिकारा में सवार हुई। उसके फ़ौरन बाद अपने वालिदैन के साथ जब मुखातिब हुई तो शायद वालिद को भी ये पता न था कि ये बेटी जो कह रही है ये जम्मू कश्मीर के लिए अनमोल हीरे हैं, और इससे किस तरीके से दुनिया भर की तवज्जो श्रीनगर की ओर मबजूल होगी और किस तरीके से लोग इस पर कमिट करके श्रीनगर आने के लिए कहेंगे। लेटेस्ट हियर कि ये बेटी जो थी जिसका ताल्लुक पंजाब से है और किस तरीके से इन्होंने कश्मीर की एडवोकेसी की और किस तरीके से इन्होंने कहा कि ये खूबसूरत जगह है और यहाँ पर सब ने आना चाहिए, लेकिन माहौलियात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सल्यूट टू हर। पीहू जी, हाँ जी, कित्थे आए हो? कश्मीर। कश्मीर आए हो? आहो, मैं तनु क्या पापा कितने ठंडी जगह लगे जाओ, जलंधर से तो सदा गर्मी पई सी, गर्मी च मरना कोनी ना, ते पापा कश्मीर ले ठंडी जगह, उथे मिक्स है सब कुछ, ठंडा ठंडा भी है और गर्मी भी। एंजॉय कर रही है तुम? हाँ जी, बहुत ज्यादा। पीहू जी, हाँ जी, कित्थे आए हो? कश्मीर। कश्मीर आए हो? आहो, मैं तनु क्या पापा कितने ठंडी जगह लगे जाओ, जलंधर से तो सदा गर्मी पई सी, गर्मी च मरना कोनी ना, ते पापा कश्मीर ले ठंडी जगह, उथे मिक्स है सब कुछ, ठंडा ठंडा भी है और गर्मी भी। चलिए, ये जो वायरल वीडियो है ये दुनिया भर के अंदर इसके चल रहा है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा धूम इस बेटी ने मचाई है। लेकिन आप याद रखिएगा, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इसने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को अपने
मासूमाना अल्फाज में इस्तेमाल बयान किया है और किस तरीके से ये सबको रागिब कर रही है श्रीनगर के झील डल में सफ़र करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा इसके बाद बात अब करते हैं इंतज़ामिया की, क्योंकि इतलात और ख़बरें ये हैं कि इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है और नाखुश होने के बावजूद भी इंतज़ामिया पर मेहरबानी हुई है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से। मामला नेशनल मेडिकल काउंसिल का है, जिन्होंने हरी झंडी दे दी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए कि वो इस साल भी अपना MBBS का कोटा जो उन्हें रिन्यूअल के लिए दिया गया था उसे पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से GMC उधमपुर पर फाइन भी किया गया है, उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया है और ये जुर्माना जो है वो तकरीबन 12 लाख रुपया उन पर लगा दिया गया है और कमीशन के मुताबिक जो लवाजिमात थी पूरा करना वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर पूरा नहीं कर पाया। नॉन एडहेरेंस ऑफ कमीशन गाइडलाइंस के बुनियाद पर 12 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। लेकिन अच्छी खबर ये कि रिन्यूअल भी हुआ MBBS सीट्स के लिए बापत साल 2024-2025 और ये वार्निंग दे दी गई कि जो चीज़ें मीटिंग के अंदर और मीटिंग से पहले इंतज़ामिया की नोटिस में लाई गई, अगर उसे सही नहीं किया गया तो मज़ीद सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। अब ये 12 लाख रुपया क्यों लगा जी जुर्माना, ज़रा इस पर नज़र डालेंगे। डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है कमीशन की, उस पर वक्त पर जो बताई गई थी उस पर पूरी तरह से काम नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज उधमपुर, ये नया मेडिकल कॉलेज है, उनका वैलिड लेटर ऑफ परमिशन मिल गया है MBBS सीट्स के लिए। अब ये करेंगे जी तकरीबन 100 बच्चों की तरबियत वहाँ पर होगी MBBS के अंदर और ये जो MBBS की सीटें उन्हें पहले भी अलॉट की गई थी, इसमें अपलोड करना था रिक्यूजिट डाटा MNC पोर्टल पर जो उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें जो वीडियोग्राफी ऑफ एग्जामिनेशन थी, SAFC प्रोवाइडिंग जो कॉलेज वाला था उस पर देना था, आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी थी और कुछ और मामले थे जिसमें लेक्यूनाज पाए गए और NMC की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेज को नोटिस भेजा गया, कहा गया कि आप जवाब दें जी। जवाब उन्होंने डाला पोर्टल पर, फिर फिजिकल प्रेजेंस भी हुई और तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद इंतज़ामिया ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक बार फिर 100 बच्चों की MBBS सीटों को बहाल किया 24-25 के लिए। साथ साथ ये भी साफ कर दिया कि जो पुरानी गलतियां हैं साबिका सेशन के दौरान, उसके लिए 12 लाख रुपया आपने जुर्माना भी भरना होगा और ये साफ कर दिया कि जो असेसमेंट कमेटी है जब वो दोबारा से इसको एसेस करेगी, अगर ये कमियां दूर नहीं की गई होंगी तो मजीद कार्रवाई मेडिकल कॉलेज पर होगी। कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन फिलहाल 100 बच्चों का एडमिशन तय होगा साल 2024-25 के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर के लिए और ये राहत की खबर जम्मू कश्मीर के लिए भी और जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए भी जो इंतजार में थे कि क्या ये क्लियरेंस होगी वहां से या नहीं होगी। ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो हुकूमत की जानिब से कुछ मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस कहां पहुंचा है और एक नया प्लान तरतीब दिया गया है, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आज के प्रोग्राम में दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं आपके सामने रखने, कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें हैं, मगर आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि 9:45 के आसपास आप कॉल करना शुरू करें। कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल की जा सकें, आपसे बराह रास्त बात हो, ब्रेक के उस पार ये सारा सिलसिला आगे बढ़े। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका 9:30 बज चुके हैं। एक अहम तरीन खबर आपके सामने और रखनी है, बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कामकाज पर या कारकर्दगी पर मबनी एक रिपोर्ट की। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी इंतजामिया डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के तहत इकदाम उठा रही है। डिजिटल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस मुहिम के तहत कई इकदाम अब तक उठाए गए हैं, तो अब नया कदम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से उठाया जा रहा है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड बिलखुसूस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं उन रिपोर्ट्स को भी डिजिटलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए पहला इकदाम किया गया, जिसके तहत 3 नोडल अफसरान की तकर्री अमल में लाई गई और MedLeap PR जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका सहारा लिया जाएगा,
इस सारे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और इत्तलात के मुताबिक इस अमल में NIC की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। नोडल अफसरान जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें डॉक्टर जावेद इकबाल डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, डॉक्टर आजिया मंजूर भट्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सोलॉजी GMC अनंतनाग के अंदर कश्मीर सूबे में। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अमजद भट्ट, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है, अभी GMC उधमपुर में जम्मू सूबे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये 3 नोडल अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कैसे ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स और बाकी सारा अमल डिजिटलाइज किया जाए, इसके लिए इन्होंने प्लान को हतमी शक्ल देनी है। आकिब डार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। आकिब, क्या मजीद तैयारियां हैं और इतलात आपके पास इस पूरे प्रोसेस के तहत? बिल्कुल आसिफ, पूरी दुनिया अब डिजिटल हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में भी लगभग 130 के करीब ऐसे काम है जिनको ऑनलाइन किया गया है। डिजिटल इंडिया के तहत अब यहाँ पे उन चीजों को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो मेडली PR जो एक सॉफ्टवेयर जो NIC ने बनाया है, नेशनल जो NIC ने बनाया है, तो उसके उन्होंने ये इसमें बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि चाहे मेडिकल रिपोर्ट्स जो मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ साथ सबसे बड़ी चीज इसमें ये आती है कि पोस्टमार्टम, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सुसाइड के केसेस, सुसाइड के साथ साथ बाकी जो केस है वो लगातार वादी कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लगातार वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इससे पहले रिटन फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे जो कभी कभार जो मिसयूज भी होते थे, जिनको ओवरराइटिंग भी होती थी, जो जब कोर्ट के सामने वो जाते थे वो डॉक्यूमेंट्स, तो कोर्ट को भी काफी ज्यादा मिसलीड किया जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से मेडली PR जो एक सॉफ्टवेयर है NIC ने बनाया, तो इसमें बाज़ाब्ता तौर जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे हम पोस्टमार्टम की बात करेंगे या उन हसास डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्ट में आते हैं, जो कोर्ट के सामने पेश करने होते हैं या किसी और डिपार्टमेंट के सामने पेश करने होते हैं, यानी कि जिनको हम ओवरराइट नहीं कर सकते, जिनको हम लीगली जो है बाकी डिपार्टमेंट्स के सामने रख सकते हैं। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स को जो है बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ है और इम्पोर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे लगभग अभी भी बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है जो अभी भी चल रही है। लेकिन अब जो है मसले में इसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये फैसला लिया है कि अब जो चाहे हम पोस्टमार्टम की बात करेंगे या बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जिनको अब डिजिटलाइज हो जाएंगे, जो अब वाज़ेह तौर ऑनलाइन हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि ये खाली हम इसको देख सकते हैं और इनको सिक्योर भी किया जा सकता है। जो लोग इनको लॉग इन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ इसको लॉग इन किया जाएगा। और इसमें बाज़ाब्ता तौर टीम्स भी तश्कील दी गई है। जम्मू डिवीजन में भी न्यूडल ऑफिसर्स रखे गए हैं, कश्मीर डिवीजन में भी न्यूडल ऑफिसर्स रखे गए हैं, जो हर एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हर एक हॉस्पिटल में जाएंगे, यहाँ के डॉक्टर्स को वो सिखाएंगे, डॉक्टर्स के साथ साथ बाकी जो पैरामेडिक स्टाफ है। आकिब, ये बताइएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है जो NIC की तरफ से शुरू किया गया था, बहुत अरसे पहले हमने ये खबर सुनी थी, अब ये कहीं ना कहीं ख्वाब जो था ये शर्मंदे ताबीर हो रहा है, डिजिटलाइज पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हो जाएगा। ये बताइएगा, ये कब तक एक्सपेक्ट है कि ये पूरा मामला जो है इन लेटेरेंट शिफ्ट अडॉप्ट किया जाएगा हर एक अस्पताल के अंदर, क्योंकि हर दिन पोस्टमार्टम होते रहते हैं? गवर्नर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के हॉस्पिटल्स के साथ साथ वादी कश्मीर के बाकी अजलाओं में जो हॉस्पिटल्स हैं, पहले ही वहां पे ऑनलाइन सर्विस की गई है। लोग खुद OPD में अब उनको लाइन में नहीं रहना, वो खुद टिकट्स निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस चल रहा है। और ये जो मिड लैब PR जो प्रोसेस है, इस पर भी अभी काम चल रहा है। टीम्स तश्कील दी गई है और वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। अब डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है कैसे आप इस रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, कैसे इस रिपोर्ट को, क्योंकि इसमें एक बार जब ये रिपोर्ट्स पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब जनरेट होगा, इसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। ये मिडलिप सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें कोई भी एडिट बाद में नहीं हो सकता है। हालांकि शिकायत हमेशा रहती है जब भी पोस्टमार्टम होता है तो लोग ये एतराफ करते हैं कि इसमें एडिट किया गया, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, लेकिन अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। यहाँ पे कट टू कट बात यह है कि ऑनलाइन सर्विस है जी, और ऑनलाइन सर्विस में आपने जो है ऑनलाइन ही इसमें जनरेट भी होगा और जनरेट के साथ साथ इसमें कोई भी एडिट नहीं हो सकता। यानी कि अब अगर कोर्ट में भी
मसला जाएगा तो जी। जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स रखा जाएगा उनको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है, इसको ओवरराइट नहीं कर सकते। इससे पहले हम बाय हैंड लिखते थे पोस्टमार्टम, लेकिन उसको कहीं ना कहीं फिर मिसलीड भी किया जाता था, लेकिन अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा। यहाँ पे बात जो है ऑनलाइन की है और ऑनलाइन में कट टू कट बात यह है कि आप एडिट नहीं कर सकते हैं और जब किसी भी डिपार्टमेंट के सामने आप डॉक्यूमेंट रखेंगे और वो एक्सेप्टेबल है और बाकी सर्विस की तरफ ये सर्विस भी चलिए, बहुत शुक्रिया आकिब डार हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। अस्पतालों के अंदर हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ अडॉप्ट हो रही है, एड ऑन हो रहा है और ये ऑनलाइन सिस्टम अब एक और एड ऑन होगा पोस्टमार्टम्स को लेकर। बाज़ाब्ता तौर पर NIC जो जम्मू कश्मीर का है उन्होंने एक फॉर्मेट तय किया है ऑनलाइन किस तरीके से किया जाए। डॉक्टरों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा जिसके बाद मुकम्मल तौर पर इसको अडॉप्ट किया जाएगा इंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर और हेल्थ डिपार्टमेंट एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। अब चलते हैं जी आगे। कदम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मामला अदालत का भी सामने आया है और अदालत की नाराजगी का भी रुख जो है वो देखना पड़ेगा कुछ अफसरान को, क्योंकि लगातार इतला जिला गांदरबल से सामने इस वक्त की अहम बड़ी खबर आ रही है कि गांदरबल से जो अहम खबर आ रही है कि अदालती अहकामात नज़रअंदाज करने पर इंतज़ामिया पर कार्रवाई का हुक्म जारी। कई अफसरान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुका है और फिरिस्त में आला अफसरान भी शामिल है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त गांदरबल से सामने आ रही है और मामला एक सड़क का है और सड़क की कंपनसेशन का मामला है और ये मामला लगातार अदालत के अंदर चल रहा था और जब ये मामला अदालत में चल रहा था कोई हल नहीं हुआ तो अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर लैंड कंपनसेशन एक्ट के तहत इस शख्स को दरख्वास्त दहंदगान को ये कहा था कि आपके लिए राहत होगी और हुक्म जारी किया था ज़िला इंतज़ामिया को कि वो लगातार इसका एसेस करके ये पैसा जो है वो दे। लेकिन अब जो हमारे पास खबर आ रही है कि जजमेंट जो आया वो नॉन कंप्लेंस का सामने आया है जिसमें जजमेंट के अंदर ये साफ कर दिया गया था कि जो एप्लीकेंट है उसने दरख्वास्त की थी कि उसकी जो जायदाद आई है वो सड़क के अंदर आई है, कुछ ज़मीन सड़क के अंदर चली गई है और उसे माकूल और मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद अदालत ने ये कहा था कि आप ये देख लें और इस मामले को हल करें। बहरहाल ये मामला हल नहीं हुआ और फाइनली अब नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ज़िला गांदरबल के कई अफसरान के खिलाफ तो नॉन अवेलेबल वारंट होगा ही होगा, उसके साथ सैलरी ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इसके लिए भी ये कह दिया गया है कि इसके लिए भी नॉन अवेलेबल वारंट जो है अवेलेबल वारंट जो है वो जारी किया जाए ताकि अदालत के सामने वो हाजिर हो। कलेक्टर लैंड एक्विजिशन, तहसीलदार, चीफ इंजीनियर R&B, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B गांदरबल और ये साफ कर दिया गया जी DIG सेंट्रल कश्मीर जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे जी इस वारंट को और सैलरी अटैच कर दी गई है कई लोगों की इस पूरे मामले में ताकि अदालती अहकामात को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास चलेंगे मजीद खबर के लिए। सलीम जरा अपडेट करें जी, ये जो मामला है एप्लीकेंट है ये कौन सी वाली सड़क थी, क्या इस बारे में कोई इतला हुई और ज़िला इंतज़ामिया ने क्या कुछ कहा, क्यों ताख़ीर हुई इस पूरे मामले में कंपनसेशन के मामले में, या ज़िला इंतज़ामिया ने कंपनसेशन दिया है वो ले नहीं रहा है, कुछ और मामला तो इसमें नहीं है? कुछ आला अफसरान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। ये ऑर्डर आपके सामने जो कि अदालत से आया और अदालती अहकामात के बावजूद भी अफसरान पर इल्ज़ाम, इस ऑर्डर से जो बात समझ में आई कि मुतासरा शख्स को मुआवजा नहीं दिया गया और जब इस फहरिस्त को पढ़ा तो टॉप ऑफिशल्स इसमें जो इंतज़ामिया के अंदर टॉप लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, सब जज गांदरबल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऑर्डर जारी किया गया जिसमें कई अफसरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और इस ऑर्डर को जब आप डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो कई लोगों के नाम सामने आए जो आला ओहदों पर फाइज हैं। कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, क्या मजीद तफसीलात हैं, केस कहां से शुरू हुआ, जो बात यहां तक पहुंच गई कि टॉप ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी के वारंट तक जारी करने पड़े सब जज को? देखो आसिफ, अगर बात करेंगे जो कल जो सब जज गांदरबल है इसने एक ऑर्डर इजरा किया है जो चूंट वलीवार एक गांदरबल का इलाका है, लार जुरिडिक्शन में पड़ता है, लार तहसील में।
उधर जो 2 कंप्लेंटर है जिन्होंने ये कंप्लेंट की है कि एज पर उन्होंने जो कोर्ट में बोला है कि हम 9 महीने से कोर्ट में इधर जाते हैं कि कंपनसेशन के लिए, उनका एक खसरा नंबर जो जमीन उनका रोड के नीचे गया उसके मुताबिक वो उनको कंपनसेशन जरूरत थी। लेकिन 8 महीने से वो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो कागजात है डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ ओवर राइटिंग हो गई एज पर वो कमेंट। लेकिन जो फिर उसको जवाब देने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट R&B या रेवेन्यू को रिपोर्ट मांगा गया था, तो वो ये कह रहे हैं कि वो हमको रिप्लाई नहीं देते हैं। उसी ज़िम्मन पे जो 8 महीने से, क्योंकि जो इनका ऑर्डर होता है कि 2 महीने में कंपनसेशन मिलनी चाहिए लैंड ऑनर को, लेकिन 8-9 महीने से जो अभी केस रुका पड़ा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल में लार तहसील में, तो एज पर जज जो सब जज गांधरबल है उसने ये ऑर्डर इजरा किया है कि कल 8 महीने से हम इनको रिपोर्ट मांगते हैं कि रिपोर्ट नहीं आता है। अब जो कंसर्न जो ऑफिसर्स है जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी या डिप्टी कमिश्नर या R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या बाकी सारे अफसरान जितने भी है, उनको ये कहा गया है कि उनकी जो सैलरी है अटैच की गई है और DIG CKR को ये बोला है कि उनको जो वारंट है उनको इजरा की जाए। तो यही केस अभी जो 2 कंप्लेंटर है वो चूंट वाली बार लार के रहने वाले हैं, उनका यही कहना है कि हमको 8 महीने से ऑफिशियल अभी तक रिपोर्ट नहीं दे रहे और ना हमको कंपनसेशन मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये वो हुक्मनामा जो आपकी स्क्रीन पर है जिसके तहत अफसरान की सैलरी अटैच करने और गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं, जो आपके सामने हमने डिटेल्स मुकम्मल तौर पर रखी हैं। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर इंतजामिया के कामकाज की बात हो रही थी तो पुलिस हुकाम भी काफ़ी सरगर्म नजर आ रही है और पुलिस की जानिब से केस के सिलसिले में कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आपको याद होगा कि एक गैंग वॉर के बाद एक शूट आउट हुआ कठुआ के अंदर, जिसमें एक पुलिस एहलकार की जान चली गई थी। दीपक शर्मा सब इंस्पेक्टर थे और जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों में गैंगस्टर्स मौजूद हैं, इस बात की तस्दीक उस वक्त पुलिस अथॉरिटीज़ ने की थी। कुछ लोग पकड़े गए थे, लीड्स कुछ मिली थी, लेकिन कहा गया कि एक बड़ा जो शातिर या गैंगस्टर जो पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर था, उसको गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां चल रही थी और कार्रवाई अब पंजाब के अंदर हुई। जम्मू कश्मीर का ये गैंगस्टर, जम्मू कश्मीर के अंदर चलाने वाला गैंग जो गिरफ्तार पंजाब से हुआ है और इसका नाम रोहित राणा उर्फ मक्खन है, जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पुलिस की जानिब से। क्राइम ब्रांच जम्मू के मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको याद होगा कि इंस्पेक्टर दीपक शर्मा जो इनको पकड़ने के लिए इनका पीछा कर रहे थे और ये मामला उस वक्त काफ़ी तूल पकड़ गया था जब पुलिस एहलकार की जान भी चली गई थी। तो दीपक शर्मा कत्ल केस में मुलव्वस रोहित राणा उर्फ मक्खन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 29 मई 2024 को आपको याद होगा कि बाज़ाब्ता तौर पर इस केस में पहले एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और अब जाकर ये जो गैंगस्टर था 2 अप्रैल के इस वाक़े में कलीदी मुलजिम करार दिया जा रहा है। GMC कठुआ के अंदर यह अफसोसनाक वाक़ा पेश आया था। क्राइम ब्रांच ने बाज़ाब्ता तौर पर काम किए और किंग पिन एक तरह से इस गैंग का माना जाता है, खौफ गैंग का, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरगर्म है और कहा जाता है कि इस गैंग को सोनू खत्री, जो एक पंजाब का शहरी है, जो इस पूरे गैंग को लीड करता है, इसको चलाता है, इसकी निगरानी होती है। और सोनू खत्री पंजाबी के लिए ये एक बड़ा डेंट है, बड़ा एक आप कह सकते हैं झटका है इस पूरे ग्रुप के लिए, जिसका एक अहम तरीन किरदार जो अब तक जम्मू के अंदर एक्टिव रहा वो गिरफ्तार हुआ है। इस सिलसिले में केस जो है वो क्राइम ब्रांच को दिया गया था। SSP संदीप मेहता की तरफ से भी तस्दीक इस बात की गई कि अफसरान की जानिब से खौफ गैंग मेंबर्स की गिरफ्तारी का काम किया जा रहा है ताकि उनको भी कानून के दायरे में लाया जा सके। 29 मई को क्राइम ब्रांच और पंजाब पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जालंधर के अंदर एक गांव में कार्रवाई शुरू की गई और इसकी गिरफ्तारी यहां से अमल में लाई जाती है। और ये भी कहा गया कि बाज़ाब्ता तौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कायद व ज़वाबित थे, लवाजमात पूरी करने के बाद उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई ताकि किसी भी तरीके से जान माल का कोई नुकसान ना हो। 29 मई के बाद अमृतसर के एक अस्पताल में मक्खन या जो रोहित राणा है, ये फिलहाल ज़ेरे इलाज है क्योंकि इसको चोटें आई थी और ये उधमपुर, ये कठुआ के अंदर GMC में जो वाक़ा पेश आया था तब से इसकी तलाश चल रही थी। अब कहा जा रहा है कि इलाज के बाद इसको मज़ीद, जब केसेस ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तहकीकात के लिए, पूछताछ के लिए, इस अमल को आगे बढ़ाने के लिए अमृतसर के अस्पताल में जहाँ ज़ेरे इलाज है वहाँ से जम्मू बहुत जल्द लाया जाएगा। पहला हफ्ता जो मई का गुजरा है, क्राइम ब्रांच के मुताबिक 3 मेंबर्स जो खौफ गैंग के थे, हिमांशु बासी,
तेजा और जसवीर उर्फ बाबा ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग जगहों पर सरगर्म थे और बाज़ाब्ता तौर पर रोहित राणा उर्फ मक्खन को ये जिस इलाके से गिरफ्तारी हुई है तो वहाँ पर भी इसके साथ ये तमाम लोग एक्टिव थे और इस गैंग के लिए एक शदीद किस्म का झटका पुलिस अथॉरिटीज़ मानती है, जिसका शहरी एक पंजाब का जो इसको लीड करता है। लेकिन इस केस में चूंकि लीड तो पुलिस ऑलरेडी पुलिस को मिले थे, मगर अब ये इंतज़ार हो रहा था कि गिरफ्तारी आखिर कब होगी। रोहित जो इस केस में कलीदी मुलजिम भी एक तरह से करार दिया जा रहा था, दीपक जिसका ताल्लुक उधमपुर से था, कठुआ के अंदर जहाँ गोली चली थी बिल्कुल जीएमसी के मेन गेट के ऊपर और दीपक की जान चली गई थी इस इंसिडेंट में। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और शहर श्रीनगर की करते हैं। और कहा जा रहा है, सरकारी तौर पर यह कहा गया कि जनाब ये तमाम हिस्ट्री को देखने के बाद खंगाला गया कि पहली मर्तबा इस तरीके की फंक्शन श्रीनगर के अंदर हुई जिसमें ताजिर एक दूसरे के साथ मुलाकी हुए और तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें सरकारी तौर पर की गई हैं। जम्मू कश्मीर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है और इस ज़िमन में 4 माह में 86 लाख सयाह जो है वो कम से कम वादी के दौरे पर आए हैं। मस्बत तब्दीली की अक्कासी ट्रेड के अंदर भी दिख रही है और वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये दावा पेश किया जी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तब जब बाज़ाब्ता तौर पर कल श्रीनगर के अंदर एक इवेंट का एहतमाम किया गया। सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि कारखानदार स्कीम बुनियादी तौर पर उन हुनरमंदों के लिए थी जिसकी वजह से आज स्कीम इतनी ज़्यादा मकबूल हुई कि इसका फ़ायदा बहुत सारे ताजरों को मिला है। श्रीनगर के अंदर ताजरों की निशस्त मुनक्किद हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद थे और ये साफ किया गया कि यहाँ पर ये जो बायर सेलर मीट है, यहाँ जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि तिजारत को फ़रोग मिले, इसके मौसर और माकूल नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं। न सिर्फ रियासत के बल्कि बैरूनी रियासत से भी कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि ये जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन तिजारत के अंदर तब्दील होगा। हमारे कलाकार आर्टिजन जानते हैं यहाँ का जनमानस एक सामान्य इंसान की तरह जीवन जीने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और उस वातावरण में सबसे ज्यादा नुकसान हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों, नौजवानों और किसानों का ही हुआ था। ये दोनों सेक्टर जम्मू कश्मीर की ड्राइविंग फोर्स के रूप में गिने जाते हैं, लेकिन इन दोनों सेक्टर्स में मौजूद क्षमता, उसकी ऊर्जा को सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य कैसे बदले, इन्हें अवसर कैसे मिले, इनको इंतजार था। पिछले कुछ वर्षों में इसकी कोशिश की गई है। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि अल्प समय में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के द्वारा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे सेक्टर्स में व्यापक बदलाव लाने में बड़ी कामयाबी मिली। हताशा का माहौल समाप्त हो रहा है और उम्मीद की नई किरण लोगों को दिखाई पड़ने लगी। जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में मौजूद सामर्थ्य का अवसरों से एक अच्छा मिलन इन दिनों हुआ है। ये हमारे सभी आर्टिजन्स, वीवर्स, किसान भाइयों की साधना और उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रयासों ने जम्मू कश्मीर में एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति को जन्म दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उस ट्रेड शो से खिताब कर रहे थे जिसका आगाज़ कल हुआ, इफ्तिताह उन्होंने किया। चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, दीगर तमाम लोग और कारोबार के लिए माहौल
साजगार लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक है। गुज़श्ता 4-5 बरसों में ये तब्दीली की कोशिशें रंग लाई। नतीजा ये कि नौजवान इस मस्बत तब्दीली से फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन की ज़रा और कर लेते हैं। और आज मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुजाज इकराम की वापसी का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तैयारियां वादी कश्मीर के अंदर चल रही हैं और आज शाम 8:30 बजे के आसपास पहली परवाज़ श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचेगी और इस पहली परवाज़ से इतलात के मुताबिक 322 हुजाज इकराम श्रीनगर पहुंच सकते हैं। सूबाई इंतज़ामिया हुजाज इकराम का इस्तकबाल करेगी, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। पूरी दुनिया से 20 लाख से ज़ायद जो आज़मीन गए थे, जो इस बार हज करके आए, 1000 से ज़्यादा अमवात भी हुई। जम्मू कश्मीर के लोग भी इनमें शामिल थे, लेकिन कुल मिलाकर 7000 प्लस लोग जो इस बार जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों से गए थे। जम्मू के मुकाबले कश्मीर से ज़्यादा लोग इस बार हज के लिए गए थे। तो उन तमाम लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू होगा। गुलिस्तान न्यूज़ पर जैसे ही ये पुरानी तस्वीरें हैं जब यहाँ से रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन जब वापस यहाँ पर तमाम हुजाज पहुँचेंगे तो इंतज़ामी सतह पर जो तैयारियाँ की गई हैं, जो इक़दाम किए गए हैं, जो इस्तकबाल किया जाएगा, तैयारियां मकामी सतह पर सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से किए गए, उस ताल्लुक से आपको दोबारा ब्रीफ किया जाता रहेगा। पहली परवाज़ से यहाँ से तकरीबन 322 के आसपास हुजाज गए थे, तो उसी हिसाब से तकरीबन उतने ही लोग पहली परवाज़ से वापस लौटेंगे आज। और उसके बाद खबर है कि कल भी एक परवाज़ इतने ही हाजियों को लेकर वापस श्रीनगर पहुँचेगी। तो तमाम लोग जिनके अपने इस बार हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए गए थे, उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 10 लोग जो कल ही हमने आपको बताया था कि सफ़र के दौरान इंतकाल कर गए। वादी कश्मीर से बेशतर का ताल्लुक श्रीनगर से 6 से 7 ऐसी ख़वातीन थी, फिर कुलगाम यारीपुरा से खातून थी। तो वो 10 शहरी इन 7000 में से जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी तस्दीक हज कमेटी ऑफ इंडिया भी कर चुकी है। दूसरी जानिब दीगर जो लोग इस वक्त पूरे इस अमल का हिस्सा रहे, अब आज 8:30 बजे का वक्त बताया गया है कि श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली परवाज़ शाम के वक्त यानी हफ्ते का दिन है, आज पहुंच जाएगी। अच्छा, जब हाजी साहिबान की आमद होगी तो उसके बाद दो चीज़ें जो क्योस कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होगा, क्योंकि वो वायरल वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी इंतज़ामिया ने हज के दौरान आखिरी दिन पर जो तैयारियाँ की थी वो नाकिस थी। वो भी कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। और अब की बार भी एक चीज़ जो अभी तक हमें कुछ हाजी साहिबान से गुफ्तगू करने के बाद बात पता लगी है, वो ये है कि सरकारी तौर पर जो लोग गए थे, यानी सरकारी कोटे से जो लोग गए थे, उनके एहतिमाम में और जो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए से गए उनके एहतिमाम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। और मुतमईन दिख रहे हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से जाने वाले लोग बमुकाबले सरकारी तौर पर जाने वाले लोगों के। तो ये परेशानियां जो है, ये जो आती है, ये जो नेगेटिव वाइब्स आती हैं, इन्हें दूर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल आज हाजी साहिबान की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रियासती हज कमेटी की तरफ से एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। जिन हाजी साहिबान के घर वालों ने हाजी साहिबान को रिसीव करना है एयरपोर्ट पर, उनके लिए लाजमी है कि वो मरकज़ी हज कमेटी की वेबसाइट पर आकर वो डाउनलोड करें वहाँ से डॉक्यूमेंट, तभी जाकर वो आगे जा सकते हैं। वो परमिशन जो है वो वहीं पर उन्हें मिल सकता है। चलिए जनाब, चलते चलते ज़रा आपको दिल्ली की खबर से भी बाखबर करते हैं। और दिल्ली की खबर से बाखबर इसलिए करना है क्योंकि नई लोकसभा का इंतखाब मुकम्मल हो गया है, नताइज हमारे सामने हैं। और अब इतला यह है कि प्रोटर्म स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हो गया है और प्रोटर्म स्पीकर यानी अबूरी स्पीकर लोकसभा के अपॉइंट हो गए हैं। सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर मेहताब को प्रोटर्म स्पीकर के तौर पर चुना है और ये 7वीं बार चुनकर मेहताब, जो मेंबर पार्लियामेंट मेहताब साहब हैं, वो चुनकर आए हैं, उन्हें प्रोटर्म स्पीकर बनाया गया है। मेहताब सबसे पहले बीजेडी के साथ थे, बीजू जनता दल के साथ इनका ताल्लुक था, कई बार वहाँ से जीत कर भी आए थे, लेकिन अब की बार बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दिया था और वो जीत कर आए हैं। और इस तरीके से सबसे बड़े लीडर के तौर पर यानी सीनियर लीडर के तौर पर मेहताब जो है वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं और उन्हीं को प्रोटर्म स्पीकर, तस्वीर आपके सामने है कि लोकसभा के प्रोटर्म स्पीकर का इंतखाब हो गया है और 18वीं लोकसभा के अंदर तमाम मेंबरान जो है इनकी मौजूदगी में ही हल्फ लेंगे। प्रोटर्म स्पीकर मेहताब को अपॉइंट कर दिया गया और सदर हिंद की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर समरी जो है वो जारी कर दी गई है। पहला सेशन 18वीं लोकसभा का 24 जून को मुनक्किद होना है, जिसके फ़ौरन बाद इलेक्टेड मेंबर जो है वो 24 और 25 तारीख को ओथ लेंगे।
इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है वो 26 जून को होगा और तब तक प्रोटेम स्पीकर जो है वो अपना काम निभाएंगे। ओहदे और राजदारी का हल जो है वो तमाम मेंबरान को दिलाया जाएगा। तो इस तरीके से सदर हिंद की एडवाइजरी के बाद, हुक्मनामे के बाद प्रोटेम स्पीकर का इंतखाब हो गया है और प्रोटेम स्पीकर जो है उनका नाम सामने आ चुका है। मेहताब साहब प्रोटेम स्पीकर होंगे इस बार 18वीं लोकसभा के अंदर और इनकी सरबराही में ही पूरा काम जो है वो 26 जून तक चलेगा, जब तक बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर का ओहदा पूरा नहीं किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से सरकार की तरफ से किसी नाम को अनाउंस नहीं किया जाएगा और उसके बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको तमाम तायीदें हासिल होनी चाहिए, तब जाकर वो स्पीकर बन सकता है। और अभी स्पीकर बनने के लिए कश्मकश की सूरत हाल भी बनी हुई है, मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रोटेम स्पीकर और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन का ऐलान भी मरकजी हुकूमत की तरफ से कर दिया गया। और इस तरीके से जो 24 तारीख को और 25 तारीख को ओथ सेरेमनी है, हलबरदारी की तकरीब होगी, वो जनाब मेहताब की सरबराही में होगी, जो प्रोटेम स्पीकर नामजद कर दिए गए हैं और वजारत कानून इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ इस उम्मीद के साथ कि खबर, तज्जिया, तबसरा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हामी व नासिर।